एसी प्रोड्यूस कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट वाइज हमने डिस्कस किया था कि हीटिंग इफेक्ट जो सेम प्रोड्यूस करता है उसको आरएमएस करंट बोलते हैं, सेम एज एसी। तो आरएमएस की आई होप कल मैंने काफी डिस्कशन किया था एंड वी रीच्ड दिस फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था कि टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक ने डायरेक्टली इस फॉर्मूला से स्टार्ट किया है, ठीक है। मैं भी अगर डायरेक्टली इस फॉर्मूला से स्टार्ट करूँ ना तो आप कंफ्यूज होंगे कि आई कहाँ से, इसलिए कल पूरा लेक्चर इस फॉर्मूला को लाने में हमारा पूरा इन्वेस्ट हो गया। टुडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये कल हमने डिस्कस की थी। देखो इस फॉर्मूला को आगे कैसे डील करना है मैं बता देता हूँ। देखो ये जो अंदर लिखा है ना अपने आई स्क्वायर, दिख रहा है? ये जो आई है ना एक्चुअली इट्स अ करंट एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे जो करंट है वो है। इस आई को आप ऐसा लिख सकते हो I0 sin omega t. Current at any moment is given by I0 sin omega t ना। I का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे इट्स, यहाँ पे देखो I स्क्वायर है, इट विल बी लाइक दिस इनटू dt और डिवाइड बाय कैपिटल T है। जो कैपिटल T है वो इंटीग्रेशन से बाहर है, वो इंटीग्रेशन में नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो समझ में आ रही है बात? अभी जो I0 है, याद है किसी को I0 क्या होता है? इज इट पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट ना? I0 is a peak value, maximum value of AC current. I0 भी कांस्टेंट है, पीक वैल्यू चेंज नहीं होती है। I0 को भी बाहर आप ले सकते हो, सो आउटसाइड विल गो एज I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T। बाकी इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा T, बराबर। अब मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा T है, उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये वाली देख लो एक बार। श्योर ये मालूम है? एक बार कंफर्म करो, अगर नहीं तो बताओ, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ सर ने लिखा है तो हो गया। आपको समझ में आ रही है ये फॉर्मूला ना? ठीक है। सो ये cos 2 थीटा की एक फॉर्मूला है बेसिकली। cos 2 थीटा इज गिवन बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला है ये। इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। दिख रहा है? अब यहाँ पे जो ये 2 है ना, 2 भी इंटीग्रेशन से बाहर जा सकता है क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। सो आई स्क्वायर बाय 2t, 2 भी बाहर चला गया। बाकी इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? इट विल बी 1 इंटू डी टी, दैट इज dt माइनस cos 2 ओमेगा t dt। dt मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर dt अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअली इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया दो टर्म्स को, dt और cos 2 ओमेगा dt। अगर कोई इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज है अगर ये मैथ्स में तो आप समझ जाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। श्योर? आगे बढ़े? किसी को अगर कोई स्टेप में डाउट आ रहा है तो अभी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? इट्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है? माइनस साइन की साइन? इंटीग्रेशन ऑफ cos बोलो, कोई तो बोलो। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है? माइनस साइन की साइन? साइन। आवाज किसी का भी नहीं आ रहा है। साइन। माइनस साइन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट साइन के फेवर में, कुछ माइनस साइन बोल रहे हैं। साइन सिर्फ साइन होता है, वो डेरिवेटिव में होता है माइनस, इधर सिर्फ साइन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t विल बी सिंपली sin 2 ओमेगा t। उसके बाद ये जो अंदर 2 ओमेगा t है ना, उसकी वजह से यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ओमेगा भी आएगा। ये समझता है? नीचे 2 ओमेगा भी आएगा। क्लियर है ये? आई एम श्योर पता होगा ये। नहीं भाई एक बार cos 2 ओमेगा t का आपने इंटीग्रेशन लिया हो तो वो sin 2 ओमेगा t हो गया, दैट्स फाइन। उसके बाद क्या होता है, ये जो अंदर की एंगल है ना 2 ओमेगा t, अंदर की जो एंगल है ना 2 ओमेगा t, उसका डेरिवेटिव लेना होता है विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो अंदर की 2 ओमेगा t जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये इंटीग्रेशन का नॉर्मल रूल है, मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा ये भी।
तो 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो व्हेन यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ 2 ओमेगा टी इट विल बी 2 ओमेगा। वो 2 ओमेगा जो डेरिवेटिव आपने लिया वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन का एक रूल है बेसिकली। मतलब किसी टीचर से जो मैथ्स की टीचर है उनसे पूछ के देखो, एमबी सर या कोई और जो भी है, मतलब मुझे इतना नहीं आइडिया, तो उनसे पूछ के देखो मैथ्स टीचर तो समझा देंगे कैसे हुआ ये। नीचे 2 ओमेगा आएगा। 2 ओमेगा इज अ डेरिवेटिव ऑफ इनर एंगल ऑफ कॉस। जो अंदर एंगल है उसका डेरिवेटिव है ये, और ये डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अभी आपके लिमिट्स डालना बाकी है सिर्फ। स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है 12th का? नहीं सर। हाँ, तभी आपकी ये दिक्कत है। 11th में इतना नहीं है शायद। 12th में तो जो मतलब जो बच्चे 12th का इंटीग्रेशन कर लेते हैं उनको तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, तो बहुत इजी है। उस फिजिक्स में उतनी हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आएगी जितना मैथ्स में होती है इंटीग्रेशन। सो एक बार मैथ्स में होने दो, फिर तो बहुत इजीली समझ में आएगा ये। ठीक, ये हो गया। अब लिमिट्स डालना बाकी है। लिमिट सिंपल है, आपने ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर टाइम की लिमिट्स डालनी होगी। टाइम की लिमिट्स ये है 0 से कैपिटल टी, याद है? 0 से कैपिटल टी आपका इंटीग्रेशन का लिमिट्स होगा, 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, ये लिमिट्स डालने के बाद देखो, ये अगर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा माइनस। अब देखो ये लिमिट्स आप डाल के देखो, मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, लिमिट्स डालने आता है ना आपको, ये डाल के देखो, इसका आंसर 0 ही आएगा। ये पूरा जो है ना ये साइन वाला इंटीग्रेशन, इसका आंसर 0 आएगा। इसका टी दिख रहा है? देखो डेरिवेशन मतलब होने को आ गया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वो चीज अगर आपने अभी याद रख लिया तो आगे भी काम आएगी। वो क्या है देखो, यहाँ पर ये I0 स्क्वायर से हमने ये चालू किया था यहाँ से, तो ये I0 स्क्वायर देखो आपने बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन बेसिकली कौन से टर्म का किया है? आपने इंटीग्रेशन किया है इस टर्म का, साइन स्क्वायर टर्म का। साइन स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन किया है। तो उसकी वैल्यू कितनी है इस इंटीग्रेशन की? इसकी वैल्यू आई है t/2। t/2 वैल्यू आई है। देखो यहाँ पर है ना ये I0 स्क्वायर बाय टी, I0 स्क्वायर वो तो अभी भी है यहाँ पे। एक्स्ट्रास के साथ क्या दिख रहा है? t/2 दिख रहा है। इसका मतलब है, एक चीज मैं याद करने को बोलूंगा आपको, इसका मतलब है व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग sin स्क्वायर dt लाइक दिस विथ दिस लिमिट्स, ये इंटीग्रेशन जब भी आप सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर ये आता है। यही हुआ है आपके इस डेरिवेशन में। अगर ये याद रखेंगे, ये जो पॉइंट लिखी ना मैंने, अगर आप थोड़ा इसको अगर इनकेस याद रख पाओगे तो आगे इजीनेस आएगा, नहीं तो आपको हर बार ये पूरा इंटीग्रेशन वापस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओवर अ फुल साइकिल, ओवर द फुल साइकिल मतलब 0 से t तक। इसका इंटीग्रेशन t/2 होता है। तो ये देखो आपके सामने, इट्स इक्वल टू व्हाट? LHS पे क्या है देखो, LHS पे IRMS स्क्वायर है। अब देखो ये tt कट हो जाएगा, क्या बचा? IRMS I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, isn't it? सो यहाँ पे भी स्क्वायर है, सी इट। अब आप क्या करो, दोनों साइड रूट ले लो, टेक अ रूट। तो एनीबॉडी बोलो क्या फॉर्मूला बनेगी IRMS की? बोलो। मैं नहीं लिखने वाला हूं जब तक कुछ आंसर नहीं आएगा। क्या है RMS? कितना आएगा? रूट में ये बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है। IRMS इज गिवन बाय I0 बाय √2। ठीक है, समझा इसको मैं? हाँ, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला है। यही RMS की इकलौती फॉर्मूला है जो आपको यूज करनी है न्यूमेरिकल्स में। इट्स ओनली फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा क्या है ये, पर पहले आप ये नोट कर लो जो नोट करना है इसमें से, सो दैट आई कैन चेंज द पेज। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो बोलो। सर, ये डेरिवेशन सर एक बार आप शॉर्ट में फिर से बताओगे? यहाँ तक समझा हुआ था कल जो कर रहा था? हाँ सर, यहाँ तक समझा था, उसके आगे से नहीं कुछ लिया। उसका I जो है ना वो इंस्टेंटेनियस करंट है, मतलब I इज एनी करंट एट टाइम t।
तो आई की जनरल फॉर्मूला यही है ना, आई की फॉर्मूला यही थी, I0 sin ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट है ना। तो अब ये समझा गया, ये I0 sin ओमेगा टी, शायद इसमें डाउट होगा कि ये क्यों डाला है। इससे वो तो अल्टरनेटिंग करंट आपने बताया ना। तो फिर I0 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, कि I0 कांस्टेंट है, वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है I0, उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी किया है। साइन स्क्वायर की ये फॉर्मूला होती है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर की जगह मैंने ये डाल दिया, एक एक स्टेप किया तो हुआ है। 2 बाहर ले लिया, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, 2 इज अ नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, जो ये है, dt मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 इंटू डी टी और cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, वो ये हो गया। मतलब मैंने कोई स्टेप स्किप भी नहीं किया, एक एक स्टेप लिखा तो है, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है। नहीं सर, मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम के समय ज्वाइन नहीं हो पाया था। अच्छा, देखो ये चीजें करोगे ना तो प्रॉब्लम आएगा। अब आपका भी फॉल्ट नहीं है, मैं क्या बोलूं अभी, लेकिन क्या होगा बीच बीच में, अगर हर एक स्टूडेंट का कनेक्शन जाएगा तो मैं फिर से वो चीजें रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा। अब एक काम करो, सर नोट कर लो। वो t/2 का 2 आपने पहले ही निकाल लिया था क्या? ये वाला, हाँ सर, हाँ वो t/2 का। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो लिखा है मैंने बोला कि ये याद करोगे तो बेटर है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, ये जो आपने डेरिवेशन किया है, इसी डेरिवेशन से ये प्रूव हो रहा है ना ये चीज। देखो इस डेरिवेशन में आपने ये देखो I0 स्क्वायर को पहले ही बाहर ले लिया, देखो यहाँ पे। तो आपने Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या किसका है, इंटीग्रेशन कौन से टर्म का किया है, साइन स्क्वायर वाले टर्म का किया है ना। हाँ तो जब आपने इंटीग्रेशन किया, ये देखो ये वाला इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर वाले टर्म का किया, तो ये लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, लेकिन अल्टीमेटली इससे आया क्या, इससे आया यही है कि t/2 आया है। देखो यहाँ पर ये बाहर क्या है, I0 स्क्वायर बाय टी बाहर है ना, वो तो अभी भी यहाँ पर भी है, देखो I0 स्क्वायर बाय टी। तो पूरी इंटीग्रेशन से मुझे मिला क्या है, मुझे t/2 मिला है, इसलिए मैंने बोला इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, t/2 है। ये साइन वाला टर्म जो है ना वो 0 आता है, आप भले लिमिट्स डालोगे ना तो 0 आएगा। ओके सर, थैंक यू। ये 0 आएगा। सर जरा पेज ऊपर लो ना। हाँ सर, समझा। स्क्रीनशॉट लेके बैठा मत करो, हाँ? जब अपने हाथ से लिखोगे तो ही सही रहेगा। डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट एंड गो अवे, ऐसा नहीं करना, लिखो, मैं टाइम दे रहा हूँ उसका। एग्जाम में आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं चिपका के आना है पेपर में। तो यहाँ पे लिखोगे तब वहां पे भी लिख पाओगे, ठीक है। ओके, फिनिश्ड। हो गया? 5 सेकेंड बस। हाँ ठीक है, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, हाँ? मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो आना चाहिए, वो भी बेसिक लेवल का। उतना नहीं आएगा तो फिर ये चैप्टर में कंफ्यूजन होगा। ये सब फॉर्मूलाज है ना, मैथमेटिकली बनने वाली है, ठीक है। सो आई होप इट्स फिनिश्ड नाउ। हो गया? यस सर। ठीक है। सो देखो अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला है ना, मैं वो रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे रिजल्ट ये मिला है कि IRMS जो होता है, दैट इज RMS क्या होता है, हमने कल डिस्कस किया था। IRMS की वैल्यू इतनी है, I0 डिवाइड बाय √2। ठीक है, इसमें देखो मैं आगे बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 टाइम्स I0, एक ही बात है ये। ये 1/√2 है ना, आपको √2 का वैल्यू याद होगा, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द वैल्यू ऑफ √2। लेकिन यहाँ पर 1/√2 है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ √2। 1/√2 की वैल्यू भी याद रखनी होती है। 1/√2 की वैल्यू है 0.707। इट्स अ वैल्यू ऑफ 1/√2। अब कुछ लोग लगे सर इतनी सारी वैल्यूज कैसे हम लोग याद करें। अच्छा, √2 की याद है आपको, √2 की वैल्यू 1.41। अब मैंने आपको यहाँ पर 1/√2 का वैल्यू बताया, कितना बताया, 0.707। दोनों में रिलेशन दिख रहा है क्या? ये है 1414 और ये है 0707।
इज इट आधा आधा है ये एक्चुअली? हाँ फिर हाँ सर। हाँ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली में। 1/√2 इज अ हाफ ऑफ √2, ये करेक्ट बात है एकदम। देखो आप √2 लो, देखो यहाँ पे देखो, आप √2 ले लो, उसको आधा कर दो, मतलब ये देखो ऐसे, हाफ ऑफ √2, ये कितना आएगा? 1/√2 नहीं आएगा ये? आएगा। मतलब 1/√2 क्या होता है याद रखो, 1/√2 जो है ना वो हाफ ऑफ √2 होता है एक्चुअली। इसकी वैल्यू भी देखो 1440 है, इसकी वैल्यू 0707 आती है, ठीक है। हाँ, तो 1/√2 का वैल्यू ये होता है 0.707 इंटू आई इज नॉट इज इक्वल टू IRMS, बराबर। अब देखो कहना है RMS करंट इज 0.7 टाइम्स I0 ना, मतलब 0.7 टाइम I0, मतलब I can say RMS current is 0.7 time I0, मतलब it is approximately 70% of I0। अगर ये I0 जो है ना, अगर ये 100 है तो ये RMS 70 आएगा, मतलब 70% आएगा। तो जितना आपका पीक होता है ना, I0 मींस पीक वैल्यू, जितना पीक होता है ना, पीक का अप्रोक्सीमेटली 70% जो है वो RMS होता है। तो RMS इज अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ पीक, ठीक है। अगर ग्राफिकली समझाऊं, ग्राफिकली अगर आपको समझना है तो ये देखो, ये ग्राफ हमने बनाया था। इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ करंट वर्सेस टाइम, तो याद है अल्टरनेटिंग करंट ऐसा चेंज होता है, याद है? इसमें ये क्या है, किसी को याद है ये वाली चीज क्या है? ये कितना करंट है आई बोलो? नॉट पीक करंट। ये I0 है। तो एक काम करो, ये जो करंट है ना, इसका हम लोग 70% कर देते हैं, इसको थोड़ा कम करो, 70% ले लो इसका, ये देखो इतना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 70% है इसका, मतलब ये सब ये I0 है। तो ये देखो मेरे फिंगर्स को देखो ध्यान से, ये कितना है? 70% ऑफ I0। दिस इज RMS करंट। RMS 70% ऑफ I0 होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, फिनिश कर दो इसको, ग्राफ की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें नोट कर लो एटलीस्ट। तो आज के बाद याद रखो कि जो RMS करंट है ना, इट इज I0/√2, I0/√2 होता है। RMS करंट बेसिकली क्या होता है? RMS करंट एक्चुअली वो DC वैल्यू है, इट इज दैट DC वैल्यू जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना आपका AC कर रहा है, तो उसको RMS कहते हैं, ठीक है। फिनिश्ड? क्लियर? हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर कोई ऐसा ग्राफ रहेगा ये पीक टाइप में, और अगर वो ग्राफ मतलब कोई भी चीज का है, तो उसका जो RMS वैल्यू है वो हमेशा ऐसा लेफ्ट साइड में ही जाएगी ग्राफ के, ऐसे पीक वाले ग्राफ में। मतलब लेफ्ट साइड मतलब सर क्या? मतलब थोड़ा शिफ्ट हो गई है इस तरफ, हाँ थोड़ा शिफ्ट हो गई थी इस तरफ ना। ये हाँ हाँ शिफ्ट सर। नहीं, ये पीक करंट है तो ये उसका 70% है, इतना होता है RMS करंट। ओके सर, ओके ओके। ज्यादा देखो फिजिक्स है ना, होता सिंपल है, आप लोग खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। सिंपल है, आसानी से समझो। ये अगर I0 है तो ये उसका 70% है, ये इतना होता है RMS। हाँ ठीक है, स्टूडेंट क्लियर? ठीक है, तो RMS करंट ही सबसे यूजफुल करंट है, मतलब यूजुअली हम लोग RMS से ही डील करते हैं। लेकिन RMS के अलावा हेलो ना सर। और करंट होता है। हाँ बोलो। सर वो I0 सर पीक वैल्यू किसका है सर, DC करंट का है कि AC करंट का है? DC का पीक वैल्यू होता ही नहीं है, DC का खाली एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, DC थोड़ी बदलता है। पीक वैल्यू AC का ही होता है। ये I0 जो है ना वो AC का ही पीक वैल्यू है। ओके सर, मतलब IRMS सर जो DC करंट होता है वो 70% होता है IO का, आई पीक वैल्यू का। RMS करंट जो होता है ना, ये जो RMS है ना, ये DC करंट है एक्चुअली। हाँ, ये एक इमेजिनरी DC करंट है जो 70% ऑफ पीक करंट होता है। ओके सर। समझा? कंफ्यूज पता नहीं कहाँ हो रहे हो आप लोग। RMS एक इमेजिनरी DC करंट है। RMS जो है ना वो इमेजिनेशन है आपकी, वो एक इमेजिनरी DC करंट है।
जो उतना ही हीट बनाएगा जितना तुम्हारा रियल एसी करंट बना रहा है। रियलिटी एसी है, डीसी इमेजिनरी है। क्या है इसमें, इतना क्यों खींच रहे हो टॉपिक को? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। आरएमएस वो एक इमेजिनरी डीसी वैल्यू है जो उतना ही करंट बनाएगी जितना आपका रियल एसी करंट बना रहा है। उस इमेजिनरी डीसी करंट को आरएमएस करंट बोलते हैं। डीसी सच में लेना नहीं है, आपको एसी ही है सर्किट में, डीसी इमेजिन करना है सिर्फ। ठीक है, इसमें इतना अटक गए, अभी अगला आगे और एक छोटा है। देखो, एक होता है आरएमएस करंट विच वी डिस्कस राइट नाउ, उसकी फॉर्मूला वगैरह सब बना दिया, ए टू जेड हो गया आरएमएस। ठीक है, आरएमएस के अलावा एक और टाइप का करंट होता है, मतलब एक और टाइप का करंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज करंट। ये सब जो है ना एसी से रिलेटेड ही बता रहा हूं मैं। देखो, एसी की जो है ना वैल्यू फिक्स नहीं होती है, एसी करंट चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। मतलब सपोज एक रेजिस्टेंस से आप एसी करंट पास कर रहे हो तो वो एसी करंट लगातार चेंज होता रहता है, तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है। तो उसको एक फिक्स वैल्यू देने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो एक तो फिक्स वैल्यू हम लोग उसको देते हैं आरएमएस वैल्यू। मतलब कभी कभी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो उसमें आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, एक और चीज होती है एवरेज करंट। आरएमएस करंट के बाद एक और है एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट का दूसरा नाम है मीन करंट। एक ही बात है, मीन या एवरेज। मीन करंट। अभी मीन करंट क्या होता है, ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस मीन करंट। ठीक है, देखो एक्चुअली में मीन करंट का लॉजिक तो यही है कि सपोज आपको ये कल एक याद होगा, मैंने वो पूरे ग्राफ को छोटे छोटे डीटी डीटी करके स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था, याद है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, डीटी डीटी डीटी। तो उसमें पहले पार्ट में करंट था I1, सेकंड पार्ट में करंट था I2, थर्ड पार्ट में करंट था I3, और ऐसे n पार्ट्स में डिवाइड किया था ग्राफ को। लास्ट पार्ट में करंट था Inth। ये कुछ याद है? अगर इन सबको मैं प्लस कर दूं और डिवाइड बाय n कर दूं तो इसी को मैं बोल सकता हूँ ये एवरेज करंट है कि ये आरएमएस है। क्या लगता है, ये एवरेज है। एवरेज है ना? आरएमएस में तो याद है रूट होता है, स्क्वायर होता है, मीन होता है, ये तो खाली मीन है ना, ये तो सिर्फ एवरेज है ना। तो ये होता है आई एवरेज करंट। ये होता है आई एवरेज करंट बेसिकली। कल वाला वो ग्राफ याद होना चाहिए जिसमें मैंने वो डीटी डीटी करके स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था, पूरे ग्राफ को डीटी 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 करके पार्ट्स में डिवाइड किया था। याद है वो ग्राफ ना? हाँ सर। हाँ, वही ग्राफ मैं आज कंटिन्यू करूंगा, उसी कम में से होगा। अब देखो, ये एक्चुअली में एवरेज का डेफिनेशन है कि एवरेज ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ना मैं dt dt से मल्टीप्लाई करूंगा। आई विल मल्टीप्लाई विद dt। ये देखो, I1 इंटू dt प्लस I2 इंटू dt प्लस I3 इंटू dt एंड सो ऑन डिवाइड बाय n इंटू dt। मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में dt से मल्टीप्लाई किया। dt इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टेकन। dt मैंने कल ग्राफ पे दिखाया था कि dt क्या है। ठीक है, ये क्लियर है? देख लो पहले सर चाहे तो लिख लो, इसके साथ इतना लिख भी लो क्योंकि मैं पेज टर्न करूंगा इसके बाद। लिखना है तो लिख लो इतना पहले। एवरेज करंट क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बट दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट, दिस वन। लिखे दोनों स्टेप। और एवरेज करंट की वैल्यू अलग अलग होती है क्या? मतलब आरएमएस अलग होता है, आरएमएस की वैल्यू अलग होती है, एवरेज की वैल्यू अलग आएगी। ओके सर। एवरेज आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, मतलब आरएमएस की कंपैरिजन में बहुत इजी है एवरेज निकालना। तो ठीक है, आपको एवरेज का आइडिया है एवरेज क्या होता है चीजों का। यस सर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो, लुक एट द न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर में देखो क्या है, I1 dt, I2 dt, I3 dt। Can I say in the numerator it is summation of I dt terms? न्यूमरेटर में क्या है, is it summation of all I into dt terms? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, it is integration of I into dt actually। और कोई बताओ मुझे, डिनोमिनेटर में आपने लिखा है n dt, n times dt, वो क्या होगा n into dt?
Capital T. कैपिटल टी, जो कल बताया था, आई होप याद होगा आपको, कैपिटल टी। ये है एवरेज करंट की फॉर्मूला, ठीक है। अब थोड़ा सा ही फर्क है, पता है आरएमएस में, पता है क्या था, अगर आपको आरएमएस याद है, आरएमएस में क्या था, ये जो आरएचएस में राइट हैंड साइड पे आया ना, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है करंट, उसका भी स्क्वायर कर दूं, तो वो आरएमएस बन जाता है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे भी करंट लिखा हुआ है ना, अगर करंट का स्क्वायरिंग कर दोगे ना, तो वो आरएमएस हो जाएगा। स्क्वायरिंग नहीं करोगे, ऐसा सिर्फ आई और सिर्फ आई लिखो, तो ये एवरेज है। आपके टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, आपके टेक्स्ट बुक ने सीधा इस फॉर्मूला से स्टार्ट किया है। उन्होंने बोला है कि एवरेज करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। कहां से आया, क्यों आया, वो नहीं बताया, तो वो मैंने डिराइव करके दिखाया कैसे आया हम लोग यहाँ पे। दिस इज अ वे वी कैन फाइंड आउट एवरेज करंट। हाँ, चले आगे बढ़े अभी। सी, ध्यान से देखो, इसमें आई को हम लोग ऐसा लिखेंगे, I0 sin ओमेगा टी। इट्स अ जनरल फॉर्मूला फॉर करंट। करंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ना, I0 sin ओमेगा टी इनटू dt डिवाइडेड बाय t। ये देखो, अभी जो नीचे डिनोमिनेटर में t है ना, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर है, इट इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, उसको बाहर रखेंगे। I0 भी कांस्टेंट है, वी कैन टेक I0 आल्सो आउटसाइड। सो व्हाट इज आउटसाइड नाउ, इट्स I0 by t इज आउटसाइड। इंटीग्रेशन का क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी बचेगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, बोलो। Minus cos. इसके अब की बार माइनस आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ये देखो, एक बार ये हो गया ना, फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अंदर की जो ये एंगल है ना, अंदर एंगल कौन सी है, ओमेगा टी अंदर एंगल है। अंदर की एंगल का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी ओनली। जैसे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव जब लोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा आएगा यहाँ पे ऐसे। ये जो नीचे ओमेगा है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी एक्चुअली। लिमिट्स में डालता हूँ, डोंट वरी, बट उससे पहले तक क्लियर है जो भी करा है, ठीक है। लिमिट्स हम लोग डालना बाकी है। देखो, पहले तो माइनस और ओमेगा को आप बाहर ले लो, क्योंकि वो कांस्टेंट्स है। माइनस I0 बाय ओमेगा इंटू टी, कॉस ऑफ सॉरी ओमेगा टी। यहां तक समझा क्या? पहले काम करो स्टूडेंट, यहां तक लिख लो। लिमिट्स में आपको ही डालने को बोलूंगा, तो पहले लिख लो यहां तक। यहां तक लिख लो पहले, इसके आगे मत जाना प्लीज। इसके आगे आता भी है तो भी मत करना। सर एक डाउट है, वो ओमेगा का, वो क्या? ओमेगा को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया, तो वो कैसे आया, वो फिर से बताओ ना। ये देखो, ये जो साइन है, इसके अंदर जो एंगल है, वो कौन सी एंगल है, ओमेगा टी है ना एंगल। हाँ साइन के अंदर जो होता है उसको एंगल ही बोलते हैं। ये फेज एंगल है ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव ऐसे लेना है। देखो, हाँ हाँ सर, समझा। तो ओमेगा बाहर आएगा, इट इज dt अपॉन dt विच इज 1 ओमेगा। तो ये जो डेरिवेटिव हुआ है, ये डेरिवेटिव लिखना डिनोमिनेटर में होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, यही मैंने प्रीवियस डेरिवेशन जो आरएमएस की डेरिवेशन थी, उसमें भी ये मैंने किया था, नीचे ही लिखा था मैंने। तो रूल्स वही हैं, ऐसे बदलेंगे नहीं रूल्स। अच्छा, यहां तक हो गया? हाँ, ठीक है। अब देखो, हाँ, लिमिट्स बचती है। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग है ना, सुनो ध्यान से, लिमिट्स आपको ही डालनी है, ठीक है। क्या करना है, सी, अगर हम आपको एवरेज करंट निकालना है, सपोज फॉर एवरेज करंट आपको एवरेज करंट निकालना है ना, फॉर एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल, और यहां पर मैं करूंगा फॉर एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल, नहीं हाफ साइकिल। ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज ले रहा हूं, आई वांट टू फाइंड एवरेज करंट, लेकिन फुल साइकिल का मतलब, पूरी साइकिल याद है ना, ऐसे होती है ये वाली। इसका एवरेज लेना है। इसका एवरेज मतलब फिजिकली क्या मतलब है वो बताता हूँ। इस फुल साइकिल का एवरेज मतलब
इस पे मैं अलग अलग करंट्स लूंगा ऐसे वाले, ये देखो ये I1 है, ध्यान से देखो, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, I4, I5, I6, I7, ऐसे करते करते INth, जो n टर्म्स में लूंगा वो सब इसके ऊपर लूंगा और उन सारे टर्म्स को प्लस करके, इन सारे करंट्स को प्लस करके डिवाइड बाय n कर दूंगा, तो उसको बोलेंगे एवरेज ऑफ द फुल साइकिल। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज ऑफ द हाफ साइकिल, मतलब इसको कहते हैं हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल। मतलब यहाँ पर जो भी करंट्स की वैल्यूज है ना, उन सब का एवरेज निकालूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। एवरेज फुल साइकिल के लिए लेंगे यानी हियर एवरेज ओवर हाफ साइकिल। तो देखो जब आप फुल साइकिल लोगे ना तो आपकी लिमिट्स ये हो जाएंगी, 0 से कैपिटल T। दीज आर द लिमिट्स इफ यू टेक फुल साइकिल। एनीबॉडी, हाफ साइकिल के लिए लिमिट्स क्या होंगी? हाफ साइकिल लोगे तो 0 से लेकर T/2। 0 से लेके T/2। सो एक काम करो स्टूडेंट, इनमें से एक लिमिट्स वाला मैं करा देता हूँ, एक फुल साइकिल है हाफ साइकिल से, एक मैं करा देता हूँ, अगला वाला आप करोगे। ठीक है, चलो फुल साइकिल का मैं करा देता हूँ, 0 से T। हाफ साइकिल के लिए आप लोग करना 0 से T/2। ठीक है, पहले एक बात है, पहले अपर लिमिट डालते ना, यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे क्या आएगी? इट विल बी कॉस ऑफ ओमेगा इनटू कैपिटल T, फिर माइनस साइन, फिर आप लोअर लिमिट डालोगे, मतलब इस T की जगह पे 0 डालेंगे, इट विल बी कॉस ऑफ 0। ये आएगा ना लिमिट्स डालने पे। ये बाहर जो रखा हुआ है इट्स ओके, वो मैं ऐसे रख सकता हूँ। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर ये टर्म आ रहा है ओमेगा इंटू कैपिटल T, दिख रहा है? ठीक है, ओमेगा इंटू कैपिटल T की वैल्यू होती है 2 पाई। देखो क्योंकि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू T, तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 पाई आएगी ना। याद रखो एक चीज, ओमेगा इंटू कैपिटल T की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई। तो ये cos ऑफ 2 पाई है, दिस इज cos ऑफ 2 पाई। व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई? 2 पाई मतलब 360 डिग्री। व्हाट इज cos ऑफ 360? 0 और 1, वो थोड़ा सोच के बताओ। Anybody knows what is cos of 360? 1 1 होता है, तो दिस विल बी 1 क्योंकि ये cos ऑफ 360 है। यहाँ पे cos ऑफ 0 है, cos ऑफ 0 भी 1 होता है। ये देखो कितना आएगा आंसर? 0 भाई मुझे तो इतना ही पता है कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बचता है ना, आपको भी यही मालूम होगा। तो जल्दी बोलो ना, 1 माइनस 1 कितना है? 0। मतलब एवरेज करंट 0 आ रहा है, एवरेज 0 आ गया। ओहो, एवरेज 0 आ गया। क्यों 0 आया मालूम है? फुल साइकिल में 0 आया ना, क्यों 0 आया मालूम है? ये भी देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये जो सारे करंट्स है ना, इन सब करंट्स को मैं प्लस करके डिवाइड बाय n कर दूं, तो इसमें देखो जितने पॉजिटिव करंट्स है, जितने ऊपर की तरफ करंट है, उतने ही नेगेटिव करंट्स भी है क्या? देखो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी ही क्या है? नेगेटिव वैल्यूज है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय n करोगे तो 0 ही आएगा ना। नहीं समझ रहे? समझा सर। जब फुल साइकिल लेते हो ना, जब आप कोई भी फुल साइकिल लेते हो, इसको बोलते हैं फुल साइकिल। फुल साइकिल का आप एवरेज निकालोगे ना तो 0 आता है। द एवरेज ऑफ एनी फुल साइकिल व्हेन यू टेक, वो 0 ही आता है हमेशा। बाकी हाफ साइकिल का आप लोग खुद करो प्लीज, इतना तो भी आना चाहिए। 0 से T/2 लिखो, करो, ये 0 नहीं आने वाला, ये कुछ और आएगा। आई वॉन्ट राइट आंसर। करो हाफ साइकिल का खुद करो, कर सकते हो ना कि मैं ही कर रहा हूं? बोलो। कर लेंगे सर। ठीक है, ट्राई करो। आ गया सर। वहां खड़े ने
हाँ आ रहा है कि कुछ? आई आया, आई अपॉन पाई। सब लोग आराम से करो। आई क्या, आई 0 होगा आई थिंक। हाँ सॉरी सॉरी, आई 0। यस सर। गेटिंग समथिंग? सबको आ रहा है कुछ ना कुछ आंसर? 0 से t/2 तक लिमिट्स डालनी है ना। 0 से 2/2 डालोगे मतलब आप हाफ साइकिल खाली ले रहे हो, एवरेज ऑफ हाफ साइकिल यू आर टेकिंग। कुछ आंसर्स बताओ जिनके आ गए हैं, बताओ क्या आ रहा है एवरेज? सर आई नॉट अपॉन पाई। सुहास आप बोल रहे हो 2I0/ω/t। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा इंटू टी का वैल्यू होता है 2π, याद है? सो 2I0 ओमेगा टी का वैल्यू 2π, I0 upon pi। I0/π आ रहा है, बराबर? एवरीबॉडी गेटिंग दिस? यस करो, सर। I0/π आएगा, करेक्ट? यस सर। यू सर मस्ट एक सेकंड, वो पेज। ठीक है। आरएमएस तो एक अलग टाइप का करंट था जो हमने डिस्कस किया, लेकिन एवरेज करंट भी होता है। एवरेज अगर आप फुल साइकिल के लिए निकालोगे, फुल साइकिल के लिए, वो तो 0 आ रहा है। तो एवरेज ऑफ फुल साइकिल का कोई मतलब ही नहीं है। हाफ साइकिल का अगर एवरेज पूछा है तो वो आ रहा है I0/π। कंप्लीटेड? So I hope it's over now. So finished ना? ठीक। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। सीरियट। सो कितना आ रहा है एवरेज करंट? एवरेज करंट इफ यू टेक अ हाफ साइकिल, इफ यू आर टेकिंग हाफ साइकिल के लिए आ रहा है I0/π। तो ये एवरेज करंट होता है, लेकिन जब हाफ साइकिल लोगे तो फुल साइकिल लिया तो ये भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए देखो, एवरेज करंट मतलब आपका इस पे डिपेंड करता है कि आप हाफ साइकिल ले रहे हो कि फुल साइकिल ले रहे हो, है ना? आरएमएस इस पे डिपेंड नहीं करता है। आरएमएस डजंट डिपेंड ऑन दैट। आरएमएस आप भले फुल साइकिल लो या हाफ साइकिल लो, ऐसे अलग अलग नहीं आएगा। आरएमएस करंट एक ही आता है, विच इज I0/√2, दैट इज 70% ऑफ I0। यही हम लोग आरएमएस करंट कंसिडर करते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल। एवरेज तो डिपेंड करता है कि आप हाफ साइकिल ले रहे हो कि फुल साइकिल ले रहे हो। ठीक है, ठीक है, गेटिंग? ठीक है। एवरेज करंट I0/π आ रहा है। अब इसमें आगे बढ़ रहा हूं, देखो मैं एवरेज करंट जो है ना, इट इज I0/π, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/π टाइम्स I0 ना। अब पाई की वैल्यू आपको याद होगी एटलीस्ट। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14। तो यहाँ पर पाई नहीं है, 1/π है ना, मतलब Yes. इट इज 1/3.14। इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, मुझे भी एग्जैक्टली याद तो नहीं है, मतलब यूजुअली मैं देखता भी नहीं हूँ टेक्स्ट बुक वगैरह, मुझे याद नहीं है वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर वगैरह से निकाल सकते हैं। शायद इसकी वैल्यू आती है 0.387 में भी।
इसके आसपास एक कैलकुलेटर पे आप निकाल लेना अच्छे से, फिर भी चेक वंस थ्रू द कैलकुलेटर। 0.387 या कुछ ऐसे ही होगी, या 357 या 387 में भी। 3187 3184 अभी चेक किया आपने कैलकुलेटर पे? हाँ सर। कितना आया? 0.3184 0.38 3184 3184, ठीक है। 0.3184 बोल रहे हो? कैलकुलेटर पे चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेटर पे। 0.3184 बोल रहे हैं। तो ये वैल्यू है। तो अगर मैं 1/π की वैल्यू डाल दूं 0.3184, 0.3184 इंटू I0, है ना? मतलब जी। एवरेज करंट कितना हुआ? एवरेज करंट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ I0। जितना पीक करंट है ना, उसका खाली 31% जो है वो एवरेज करंट होता है। ये याद नहीं करना है, डोंट नीड टू रिमेम्बर, जस्ट पता होगा तो ठीक है। एवरेज करंट I0/π भी याद रखोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। तो एवरेज को फिनिश कर लो स्टूडेंट। एवरेज कुछ ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा काम का जो है वो आरएमएस ही है। आरएमएस इज मोर यूजफुल। एवरेज कितना 30% रहता है? 31% अप्रोक्स ऑफ पीक। ओके, लेकिन ये तभी है जब आप वो हाफ साइकिल का एवरेज हाफ निकालोगे। साइकिल फुल साइकिल का एवरेज तो 0 आता है, जीरो। क्योंकि फुल साइकिल मतलब जितनी पॉजिटिव साइकिल होगी उतनी नेगेटिव साइकिल भी होगी, तो मिला के एवरेज तो 0 ही आएगा उनका। तुम अगर जितना पॉजिटिव काम करोगे उतना ही नेगेटिव काम भी करोगे तो तुम्हारा एवरेज काम तो 0 आएगा ना, वैसा है वो। तो ठीक है। सो आई होप दिस आरएमएस एंड एवरेज आर क्लियर। एवरेज कैसे निकालते हैं और आरएमएस कैसे है, दोनों क्लियर करो, ठीक है? गॉट इट? हाँ, तो ये कंप्लीट हुआ आपका आरएमएस का कॉन्सेप्ट। अब मैं इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स पे जा रहा हूँ। अगले टॉपिक काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ना, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा और सिंपल टॉपिक है। एसी सर्किट containing pure resistance। ठीक है, दिस इज अ हेडिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस मतलब ओनली रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। एक बात बताओ स्टूडेंट, अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें हमने कभी ऐसा किया है कि एक सर्किट लिया हो, उस सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है? ऐसा सर्किट देखा है ना आपने? वन बैटरी वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड। यस सर। हाँ, लेकिन वो जो अपनी जो आपने देखे हैं ऐसे सर्किट, वन बैटरी एंड वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड, उसमें बैटरी डीसी वाली होती है, दैट इज अ डीसी बैटरी जो डीसी करंट सप्लाई करती है। बैटरी अगर किसी ने बोला बैटरी मतलब डीसी होता है, बैटरी कैन नॉट बी एसी। ठीक है, तो बैटरी जो वाला जो सेल लगाते थे वो डीसी वाला सर्किट था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस रेजिस्टेंस लगाएंगे सर्किट में, रेजिस्टेंस वैसी ही रहेगी, साथ में एसी सप्लाई होगा। सो ये सर्किट में क्या क्या होता है वो सब हमको देखना है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट, ध्यान से देखो। सी इट्स अ रेजिस्टेंस आर, और नीचे सपोज ये देखो, यहाँ पे कुछ ड्रॉ मत करो, खाली देखो पहले। ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं डीसी बैटरी भी लगा सकता हूँ। आई कैन कनेक्ट ए डीसी बैटरी ऑल्सो, लेकिन आज हम लोग डीसी बैटरी नहीं लगाएंगे, एसी लगाएंगे। एसी बैटरी नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है एसी सोर्स। एसी का क्या लगाएंगे? सोर्स। ये देखो, एसी सोर्स की सिंबल ऐसी होती है, मैंने पहले बताया है शायद, ये सिंबल याद है कभी? यस सर। साइक्लोट्रॉन में बताया था शायद, साइक्लोट्रॉन जब डिस्कस हुआ था। देखो ये जो सिंबल है ना, ध्यान से देखो, ठीक है, ये सिंबल एसी सोर्स का सिंबल है। मतलब थिंक यहाँ पर हमने एक ऐसी चीज कनेक्ट की है विच विल सप्लाई द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या होगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। ये जो कनेक्ट किया ना, सो जो इसका जो एक एंड है वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। ठीक है, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होता है याद है? करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो करंट यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे फ्लो होगा।
ठीक है। लेकिन ये जो ईएमएफ है, यहाँ पे जो ईएमएफ है ना, वो ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगी। टाइम के साथ ये ईएमएफ बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पीक तक जाएगी। जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगी, करंट भी बढ़ता है सर्किट में, फिर ये ईएमएफ कम होने लगेगी। दिस ईएमएफ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। जब ईएमएफ कम होती है तो सर्किट का करंट भी कम होने लगेगा। फिर ये ईएमएफ है ना जीरो हो जाएगी। पहले जीरो से स्टार्ट होके बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते पीक तक जाएगी, पीक से वापस जीरो हो जाएगी ये ईएमएफ। उसके बाद ये ईएमएफ रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मतलब दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस साइड इट वुड बिकम नेगेटिव। इसे रिवर्स हो गई ना, मतलब ईएमएफ ने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो ऐसे को बोलते हैं एसी सोर्स। सच थिंग इज नोन एज एसी सोर्स। अब एसी सोर्स में ये जो मैंने प्लस माइनस लिखा है ना, ये प्लस माइनस लिखना मीनिंगलेस है। इट्स वेरी मच मीनिंगलेस, क्योंकि ये बार बार बदलता रहता है। तो लिख के क्या मतलब है, ये लिखने का ही नहीं होता है एसीज में। नो नीड टू राइट प्लस माइनस। आप जब डीसी बैटरी बनाते हो, डीसी बैटरी में आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बनाते हो। यहाँ पर नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये डायग्राम है, करंट आप बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल, और ये है, दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट व्हिच कंटेन प्योर रेजिस्टेंस विथ एसी। ठीक है, डायग्राम तो समझ गया होगा आई एम श्योर। अभी सर AC करंट डायरेक्शन भी कैसे बताया, मतलब वो भी नहीं नहीं बता होगा, वो फिक्स नहीं है। करंट का डायरेक्शन भी बार बार चेंज होगा, ऐसे से दिखाने के लिए बता दिया। ऐसा नहीं है कि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट ऐसा भी फ्लो होगा, किसी और टाइम पे उल्टा भी फ्लो होगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने दिखा दिया, उसमें कुछ हार्म नहीं है, दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी इसका जो ईएमएफ है ना, मैंने जैसे बताया, ये जो सोर्स आपने लगाया यहाँ पे, यहाँ जो ईएमएफ है वो ईएमएफ कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, दिस ईएमएफ इज गिवन बाय ई, इट्स इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। याद है ये? दिस इज अ ईएमएफ अप्लाइड। अप्लाइड ईएमएफ इतनी है, दिस ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ टी। ईएमएफ टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो क्लियर? हाँ, अब ध्यान से देखो, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द करंट एट एनी टाइम, अगर आपको किसी भी टाइम पे करंट निकालना है सर्किट में कि करंट कितना है, सो करंट इन द सर्किट कैन बी गिवन बाय EMF, total EMF upon total resistance. याद है ये फॉर्मूला? Current can be given by total EMF upon total resistance of the circuit. It gives you current. ठीक है, तो current is given by this formula. Next step, current E को मैं ऐसे लिखूंगा, E0 sin omega t. EMF at any time is given by this one divided by R. ठीक है, आगे मैं करूंगा, पहले आप यहां तक लिख लो, जो लिखना है लिख लो पहले, एंड ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑल्सो। सर वो LHS में आई कहाँ से आया, वो फिर से क्या बोला था आपने? देखो एक बात है, ये जो सर्किट है, अगर हाँ। मुझे सर्किट में करंट फाइंड करना है कि किसी भी मूवमेंट पे करंट कितना है, तो करंट इन एनी सर्किट इज गिवन बाय टोटल ईएमएफ ऑफ दैट सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट ना। यस सर। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया है। E ऑफ द सर्किट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट इन द सर्किट। यस सर। तो वही तो यूज किया यहाँ पे भी मैंने। हाँ हाँ। ठीक है, एसी के नाम से तुम लोग डर गए हो थोड़ा। एसी एसी मतलब नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया वो भी याद नहीं आ रही है। तो एसी से डरो मत, थोड़ा सा अल्टरनेटिंग है, ये मानता हूँ अल्टरनेटिंग है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन सेम ही रूल्स हैं जैसे नॉर्मल दूसरे सर्किट्स में होते हैं, वैसे रूल्स लगा रहा हूं मैं। हाँ, डायग्राम भी बना लो और यहां तक फिनिश करो। ठीक है, जिन स्टूडेंट का ध्यान नहीं है वो ऐसे भी कर सकते हैं, वो बोलते हैं सर ने यहाँ देखो ब्लैक डॉट बनाया और यहाँ पे 2 ब्लैक डॉट्स बनाए हैं, तो शायद ये भी बनाने हैं। ऐसा मत करना, ठीक है? ध्यान नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो आप कुछ भी करोगे। ये ब्लैक डॉट्स मत बना देना स्टूडेंट। इनको लगे हाँ सर ने बनाया ना, ये होंगे कुछ काम के होंगे, यहाँ पे 2 डॉट्स बनाने हैं, यहाँ पे 1 डॉट बनाना है। ऐसा मत करना। आई होप आपका इतना तो ध्यान है लेक्चर में।
Completed? Finished? Yes, sir. Huh. So what we discussed that current in the circuit any time, current at any time is given by E0 divided by R into sine of omega t. ये आ रहा है. अब ध्यान से देखो, ये करंट हो गया एक्चुअली. मैं इसको खाली ब्रैकेट में डाल देता हूँ. ये करंट है, ठीक है. एक बात, ये करंट की वैल्यू है. इसमें जो E0 अपॉन R है ना, वो तो कांस्टेंट्स है. मतलब आप खुद सोच के देखो, E0 और R की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. ये तो मतलब फिक्स रहेंगे. पीक वैल्यू फिक्स होती है, पीक वैल्यू एक ही होती है, और रेजिस्टेंस भी सर्किट की फिक्स्ड है. ये दोनों कांस्टेंट है. यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है ना, जो टर्म चेंज होगा टाइम के साथ, वो साइन ओमेगा टी है. साइन ओमेगा टी इज अ टर्म विच चेंजेस विथ टाइम. तो जैसे जैसे ये टर्म चेंज होगा, एज द टाइम विल पास, साइन टर्म विल चेंज. तो क्या लगता है, करंट भी चेंज होगा टाइम के साथ कि करंट विल बी कांस्टेंट? चेंज होगा. तो ये प्रूफ हो रहा है ना कि करंट भी चेंज होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज अ करंट फॉर्मूला. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो गया. कोई बता सकता है साइन ओमेगा टी 1 हो गया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? मतलब करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा. करंट अपने पीक पे पहुंचेगा. मैं ऐसा लिख सकता हूँ, व्हेन साइन ओमेगा टी विल बी 1, उस टाइम पे देन ये जो करंट है ना आई, इट विल बी इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ना. करंट इतना हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पे पहुंचेगा. तो एक काम करो, इमेजिन करो कि ये साइन सच में 1 हो गया, साइन का टर्म 1 हो गया, तो बाकी क्या बचेगा? E0 बाय R बचेगा ना. तो E0 बाय R जो है ना, दिस इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ द करंट. जब साइन 1 हो जाएगा ना, तब करंट जो होगा वो पीक पे पहुंचेगा, और पीक कितना होगा अल्टीमेटली? E0 बाय R. तो E0 बाय R को हम लोग I0 लिख सकते हैं. ये ना E0 बाय R, दिस इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो इसको I0 लिख सकते हैं. तो अल्टीमेटली बताओ I की फॉर्मूला क्या बनेगी? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. ठीक है, समझा? E0 by R can be written as I0. तो ये E0 by R को मैं I0 लिख दूंगा. तो I current at any time is given by I0 times sin omega t. This is a formula for current. Okay, in the circuit which contain pure resistance. अभी हम लोग खाली pure resistance वाला circuit discuss कर रहे हैं. ये है. और एक बात बताओ, EMF की फॉर्मूला आपने क्या बनाई थी? EMF की फॉर्मूला क्या थी? EMF की फॉर्मूला ये थी. दोनों को ध्यान से देखो, दोनों का मुझे मालूम है, दोनों की अलग अलग फॉर्मूला है. एक करंट की फॉर्मूला है, एक ईएमएफ की फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला की जो फॉर्मेट है वो सेम है क्या? दोनों एक जैसी फॉर्मूलाज हैं, कुछ अलग है? दो डिफरेंस है दोनों में? यस सर, दोनों एक सरीख ही है ना. मतलब जैसे ईएमएफ का रिलेशन है, जैसे ईएमएफ और टाइम का रिलेशन है, जैसे ये ई और टी का रिलेशन है, वैसे ही करंट और टाइम का है रिलेशन, कि नहीं? हाँ सर. सेम है ना. तो इसलिए पता है क्या होगा, ध्यान से देखो. अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो ये ई और ये टाइम, ई और टाइम के बीच में यहाँ पे साइन का टर्म है, तो ग्राफ जो है ना साइनोसॉइडल ग्राफ होगा, साइन के जैसा, ऐसा. ठीक, ये जो ग्राफ है ना, ध्यान से देखो, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे मैं करंट का ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस टाइम, तो ग्राफ सेम शेप का रहेगा कि अलग शेप का आएगा? सेम रहेगा सर. Same. क्योंकि जो ई और टी के बीच का रिलेशन है, वैसा ही आई और टी के बीच में भी रिलेशन है ना, तो ग्राफ सेम आने वाला है. तो सपोज करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया ना, ग्राफ सपोज ऐसा है, देखो. लेट मी कंप्लीट फर्स्ट वन. थोड़ा इसको मैं थिक बना रहा हूं सो दैट आपको विजिबल हो अलग से दोनों. हो सकता है ये करंट का ग्राफ हो, दिख रहा है? इवन दो दोनों ग्राफ अलग अलग है. एक ग्राफ ईएमएफ का है, सपोज ये ग्राफ ईएमएफ का है, और ये ग्राफ करंट का है. अंदर वाला ग्राफ जो है ना, वो करंट का है. ठीक है, ठीक है. हाँ, इवन दो दोनों ग्राफ अलग है, लेकिन देखो शेप सेम है क्या दोनों ग्राफ्स की? यस सर. हाँ, ओके. और एक लास्ट चीज, तो
तो याद रखो, इन केस ऑफ सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन सच जैसे देखो ई वेरी कर रहा है, उसी सेम करंट भी वेरी कर रहा है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। जब पीक पर पहुंचता है तब करंट भी अपने पीक पे पहुंच रहा है, जब ई जीरो हो जाता है उसी मोमेंट पे करंट भी जीरो हो जाता है, ई नेगेटिव जाता है उसी मोमेंट पे करंट भी नेगेटिव जाता है। तो दोनों सेम है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ई है ना, ई इज अप्लाई, और करंट जो है जो आया ना, दोनों सेम फेज में है, ई सेम फेज। एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो ओमेगा टी दिख, मैंने उस दिन इसी यस और नो। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था। हाँ सर, क्या बोल सर रहे हैं? सॉरी, अभी दिख रहा है क्लियर और आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है, करंट का ये जो ओमेगा टी होता है ना, इसको फेज एंगल बोलते हैं। दिस ओमेगा टी इज नोन एज फेज एंगल। तो करंट की जो फेज एंगल है और जो ईएमएफ की जो ये फेज एंगल है, इसको फेज एंगल बोलते हैं। क्या वो सेम है? हाँ सर, सेम होगी। क्या सेम? हाँ सर, सेम होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर ई एंड आई आर इन सेम फेज। ई लास्ट में आप लिख सकते हो, ईएमएफ एंड करंट, ई एंड आई आर इन द सेम फेज। ठीक है, समझा ये? तो जो भी लिखना है अभी लिख लो इसमें से, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। और ग्राफ कंपल्सरीली बनाना है, ग्राफ बना लो कंपल्सरी। सर अगर ऐसे कोई बल्ब लगा, मतलब अगर कुछ ऐसा रेजिस्टेंट लोड लगा दिया हाँ सर, तो वो मतलब उसमें करंट आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। हाँ, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है। सर तो फिर ऐसे उसमें से करंट जो जाता है वो वापस भी आ जाता है ना? हाँ, ओके सर। ओवरऑल करंट जीरो हो गया, ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ, इसलिए आपका एवरेज करंट जीरो आया था ना, एवरेज ओवर अ फुल साइकिल जीरो ही आता है। ओके, यस सर, यस सर, एवरेज इसलिए तो जीरो आया था। यस सर। तो आप बोलो कि सर एवरेज जीरो है तो बल्ब जलेगा कैसे? ऐसा तो नहीं सोच रहे। देखो, बल्ब में से करंट एक तरफ जाएगा, एक साइड जाएगा, तब भी बल्ब जलेगा। बल्ब में से करंट जब उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तब भी बल्ब जलेगा। बल्ब का जो लाइट है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, भले करंट राइट साइड जाए या करंट लेफ्ट साइड जाए, इट डजंट मैटर, बल्ब तो दोनों केस में जलेगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो करंट अगर राइट साइड गया फिर लेफ्ट साइड गया, तो आप बोलोगे सर ये दोनों करंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, ठीक है, एवरेज जीरो आएगा, लेकिन बल्ब दोनों केस में जलेगा। बल्ब में इस पे डिपेंड थोड़ी करेगा कि राइट साइड करंट जा रहा है कि लेफ्ट साइड जा रहा है, बल्ब दोनों केस में जलेगा। यस सर। हम्म। सर पर उसका इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है वो, एक साइन इतना ज्यादा। आप ये हाँ सुनो सुनो, अभी यहाँ पे एक जनरल, हाँ इसने एक अच्छा डाउट पूछा है, ये बोल रहा है कि सर बल्ब में से जब अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, यस करेक्ट है, बल्ब में से एसी पास होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट तो बार बार चेंज होता रहता है, वो पॉजिटिव होता है फिर जीरो भी होता है बीच बीच में अल्टरनेटिंग करंट। ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट पे कितना है करंट की वैल्यू, इस पॉइंट पे जीरो तो है करंट सर। जीरो भी होता है, तो बल्ब में तो फ्लक्चुएट चाहिए ना, बल्ब की लाइट कम ज्यादा होनी चाहिए। जब करंट ज्यादा होगा बल्ब की लाइट ज्यादा होगी, जब करंट कम हो जाएगा बल्ब की लाइट भी कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये इसको बोलते हैं एक साइकिल, दिख रहा है ये वन साइकिल है, ऐसी साइकिल्स सच कम्स विद इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में ऐसी 50, अगर एक 50 साइकिल्स आएंगी, मतलब सेकंड के अंदर टाइम्स विद इन 1, उतनी बार बल्ब फ्लक्चुएट होगा। वो इतना, मतलब आपकी आईज को पता ही नहीं कि वो फ्लक्चुएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा है, योर
are unable to identify which have 50 times in a 1 second. एक सेकंड में अगर मैं 50 बार उसको चेंज करूंगा ना, आपकी आईज पहचान ही नहीं पाएंगी उसको. आपकी आईज को लगता है लेकिन वो एक्चुअली में फ्लक्चुएट हो रहा है 50 बार एक. सर मतलब एक्चुअली फ्लिकर होता है ऐसे बल्ब में हाँ, होता है लेकिन वो कुछ नेग्लिजिबल होता है, हमें पता है फ्लक्चुएशंस. ओके सर. सर ये हम फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा नहीं कर सकते? यूजुअली इंडिया में हर्ट्स है और अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्स होती है, मतलब एक सेकंड में 60 साइकिल. इंडिया में 50 साइकिल्स एक सेकंड में फिक्स है वर्ल्ड में. कुछ वेस्टर्न कंट्रीज 60 लेती हैं और इंडियन कंट्रीज है वो 50 यूज करती है. सर मतलब कुछ भी करके उसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं. जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, पावर प्लांट्स जहां पे जनरेट हो रही है वहीं पे टरबाइंस जिस फ्रीक्वेंसी से घूमते हैं ना, टरबाइंस जितनी इस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है वही फ्रीक्वेंसी इनकी होती है साइकिल्स की. ये जो ओमेगा दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे ओमेगा, यस ये सर. ओमेगा वहां जब कॉइल ने रोटेशन, जब मैंने बोला था कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा से कॉइल रोटेट होता ना, ये वही ओमेगा यहाँ तक आ रहा है. सेम ओमेगा घूम रहा है. तो स्पीड पे घूमता है टरबाइन, जितनी स्पीड पे घूमते हैं जिस ओमेगा से वो घूमते हैं ये वही और उसी से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है. तो इट इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑल ओवर इंडिया, फिक्स है 50 हर्ट्ज. वो टरबाइंस उतनी स्पीड से घुमाते हैं हम लोग पावर हाउसेस में. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट यहाँ तक हो गया सबका? लास्ट में ध्यान से देख लो, आपने ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए, E and I are in same phase. लिखा है? हाँ सर. ठीक है. बाकी हम लोग कल नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. विल मीट. हेलो सर. हाँ बोलो. हाँ सर, जैसे हम लोग ये